महकती पलकों की ओट से कोई तार चमका धरा तुम्हें। सुनिएगा, वो महकती पलकों की ओट से कोई तार चमका धरा तुम्हें। मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, वही कोहिनूर है हाथ में। मोर शायरी के जो हर अंजुमन के सत्र, हम आप क्या है सब करें जिनकी गजल की कद्र है, जिनके जिक्र खैर से इन महफिलों में नूर, उस शख्सियत का नाम है अंजुम बशीर बदर। सिरमौर शायरी के जो हर अंजुमन के सत्र, हम आप क्या है सब करें जिनकी गजल की कद्र है, जिनके जिक्र खैर से इन महफिलों में नूर, उस शख्सियत का नाम है अंजुम बशीर बदर। बशीर बद्र साहब की डॉक्यूमेंट्री के इस दूसरे एपिसोड में मैं डॉक्टर साहब के, बशीर बद्र साहब के जो तमाम दूसरे बड़े शायरों और फ़नकारों से जो ताल्लुकात थे, उनमें से स्पेसिमेन के तौर पर, नमूने के तौर पर कुछ लोगों का ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकेगा कि एक बड़ा शायर, एक फ़नकार किस तरह दुनिया में अपने रिश्तों का निर्वाह करते हैं। मैं बात पहले करता हूँ मुनव्वर राना साहब की। मुनव्वर राना साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे, जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मुशायरों में और रिसालों किताबों में भी अपना एक बड़ा मुकाम, ऊंचा मुकाम पैदा किया, और उसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि वो वाकई एक बहुत बड़े शायर थे। मैं बात करना चाहता हूँ बशीर बद्र साहब, मुनव्वर राना, डॉक्टर राहत इंदौरी और अनवर जलालपुरी साहब के बारे में, जिनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। और इसी सब में एक नाम डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब का भी आता है, लेकिन नवाज़ साहब ने मेरठ विश्वविद्यालय में डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गाइडेंस में ही पीएचडी हासिल की थी, इसलिए डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब के लिए डॉक्टर बशीर बद्र साहब का जो व्यवहार था वो स्नेहबद्ध था, मित्रवत से ज़्यादा स्नेह करते थे वो नवाज़ साहब को। और वो मुझसे ये उन्होंने बताया था कि जब 1987 में मेरठ में दंगे भड़के, बहुत व्यापक दंगे, और उसमें उनका घर जला दिया गया, तो उनको ये कहा गया कि आप मेरठ छोड़ के चले जाएं। तो उन्होंने जब रिजाइन करने का इरादा किया मेरठ यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त नवाज़ साहब बड़े परेशान हो गए। वो बताते थे बशीर बद्र साहब कि उनकी थीसिस कंप्लीट हो चुकी थी, और अगर मैं वहाँ से रिजाइन करके चला आता तो फिर पता नहीं कौन गाइड मिलता, कैसा क्या चलता आगे सिलसिला, पीएचडी उनकी कंप्लीट होने में कितना वक्त और लगता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की नवाज़ साहब ने, और डॉक्टर साहब ने भी उस रिक्वेस्ट को कबूल फरमाया, और
उन्होंने बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले जो आखिरी काम किया था वो ये था कि नवाज़ साहब की थीसिस पे मैंने दस्तखत करके उसको फाइनल कर दिया था। उसके बाद उन्हें पीएचडी मिली वहाँ से। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था मुनव्वर राणा साहब की, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की, अनवर जलालपुरी साहब की और नवाज़ देवबंदी साहब की भी। असल में वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब ही थे जिन्होंने देश विदेश के मुशायरों में एक तरह से ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसके पहले जो कन्वीनर हुआ करते थे मुशायरों के, कवि सम्मेलनों के, उन्हें बड़ी समस्याएं झेलना पड़ती थीं। अलग अलग संपर्क सभी शायरों से करना पड़ता था और फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कहीं अगर कहीं ज़्यादा पैसे किसी को मिल गए तो वो छोड़ के चला जाएगा वहाँ पे, अपना यहाँ पे इनका मुशायरा ख़राब हो जाता था। तो ये सब बातें ना हों तो सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर बशीर बद्र साहब लिया करते थे और एक ग्रुप था उनका जिसमें ये नाम तो थे ही 4-5 नाम, और इसके अलावा भी जो तमाम उस दौर के बड़े शायर थे वो बता दिया करते थे कन्वीनर को कि ये नाम है, इनमें से आप बताइए और ये इनका बजट बनता है। तो उसी हिसाब से वो मुशायरे को अरेंज कर देते थे। ये सिलसिला बहुत लंबे वक्त तक चला और इसमें सभी को फ़ायदा हुआ। इन शायरों को भी फ़ायदा हुआ क्योंकि शोषण नहीं हो पाता था इसमें, अच्छा खासा पैसा कन्वीनर से, वरना कन्वीनर इकट्ठा तो पैसा काफ़ी कर लिया करते थे। उस दौर में खूब मुशायरे होते थे तो कन्वीनर काफ़ी पैसा इकट्ठा करने के बावजूद पेमेंट में कोताही बरतते थे और पैसा बीच में लोग ऐसा मानते हैं कि खा जाया करते थे। तो वो चीज़ नहीं हो पाई जब ये सिलसिला शुरू कर दिया डॉक्टर साहब ने। और एक ख़ास बात और थी कि इनमें से ये सभी नाम जो मैंने जिनका जिक्र किया ये बहुत अच्छे नाज़िम भी थे, यानी मुशायरों का संचालन भी बहुत कायदे से सलीक़े से कर लिया करते थे। तो संचालक भी अलग से बुलाने की ज़रूरत नहीं होती थी, इनको बुला लीजिए तो आपका मुशायरी का काम भी चल जाएगा और संचालन का भी काम चल जाएगा। बहरहाल ये सिलसिला जब लंबा चला तो आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी सिलसिला, कोई भी रिश्ता जब लंबा चलता है तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसी खटपट, ऐसे मनमुटाव के ज़रिए पैदा हो जाते हैं कि जिनसे वो फ़र्क पड़ने लगता है रिश्तों पर। यही हुआ यहाँ पे भी और ये इस तरह हुआ। असल में ये मैं जिक्र जो कर रहा हूँ ये मुनव्वर राणा साहब के बारे में कर रहा हूँ। वैसे मैंने नाम तो और बताए, लेकिन मुनव्वर राणा साहब का जो टकराव एक बशीर बद्र साहब के शायरी से और शख्सियत का, दोनों का टकराव था ये। तो ये जो टकराव था ये उर्दू शायरी की दुनिया के सबसे चर्चित और दिलचस्प विवादों में से एक माना जाता है इसको। ये कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ज़मीनी दुश्मनी नहीं थी दोनों के बीच में, लेकिन अहम का टकराव था, ईगो का टकराव था और शायरी के मेयार का टकराव था, मुशायरों में वर्चस्व का टकराव था। इन दिग्गज शायरों के बीच एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि एक साहित्यिक जंग थी जो लंबे वक्त तक चली। इन दोनों के बीच में जो टकराव का जो मुख्य कारण था वो एक तो सबसे बड़ा ये था कि मुशायरों में कौन मुशायरे को लूटेगा, ये प्रतिद्वंद्विता का मामला था। दोनों ही शायरों की शायरी, उनका प्रेजेंटेशन, उनका परफॉर्मेंस ऐसा था कि लोगों को दीवाना बना दिया करता था और वो ये दोनों ही मुशायरों को लूटने के फ़न में माहिर थे। तो एक वक्त असल में बशीर बद्र साहब थोड़ा सीनियर थे मुनव्वर राणा साहब से, मुनव्वर राणा साहब बाद में आए और ये भी एक वजह थी टकराव की क्योंकि बशीर बद्र साहब ने उनको हमेशा अपने से जूनियर माना और वो नाम उनका भी बहुत ऊंचा हो गया था, वो नहीं मानते थे अपने आप को जूनियर मुनव्वर राणा साहब। तो एक वक्त ऐसा था कि बशीर बद्र साहब जिस मुशायरे में जाते थे उसे वे पूरी तरह से अपने नाम कर लिया करते थे। उनका एक मुनफरिद अंदाज, शेर पढ़ने का, तरन्नुम का जादू, तहतुल अंदाज, ये सब एक ऐसी दीवानगी तारी कर देते थे सुनने वालों पर, श्रोताओं पे, दर्शकों में कि लोग बार बार बशीर बद्र साहब को भी उन्हीं को सुनना चाहते थे। लेकिन फिर मुनव्वर राणा साहब आए
उन्होंने माँ पर कुछ अलग हट के अलहदा काम किया और माँ पर जो उनकी लिखी हुई शायरी थी, उन्होंने कलाम तो बहुत लिखा, मुहाजिरनामा भी उनका बड़ा पॉपुलर है, लेकिन वो जो कुछ भी लिखते थे उसमें इंसानी साइकोलॉजी को टच किया करते थे वो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंसानों के जज्बात से खेलने का काम मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में किया। और जब ये दोनों एक मंच पर होते थे तो ये होड़ रहती थी इनमें कि कौन लूटेगा मुशायरा, और इसी वर्चस्व ने एक दूरी पैदा कर दी दोनों में, और शायरी के स्तर में भी वैचारिक मतभेद बाद में शुरू हो गए दोनों के बीच में। मुनव्वर राना साहब का मानना था कि बशीर बद्र जी अपनी लोकप्रियता को अपनी मकबूलियत को बनाए रखने के लिए कभी कभी शायरी के स्तर से समझौता कर लिया करते हैं। जैसे मुनव्वर राना साहब अक्सर बशीर बद्र साहब के कुछ शेरों पर कमेंट किया करते थे। जैसे उनका एक बड़ा मशहूर शेर है बशीर बद्र साहब का कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। तो ये मुनव्वर राना साहब कहते थे, तंज करते थे एक तरह से, ये कहते थे कि ये जो शेर है ये शेर तो अच्छा है, लेकिन बशीर बद्र जैसे बड़े शायर के स्तर का शेर ये नहीं है। वहीं बशीर बद्र साहब का भी मानना था कि शायरी वही है जो आम आदमी के दिलों को छू सके, दिलों तक पहुंच सके और जिसे आसानी से गुनगुनाया भी जा सके। तो इस तरह से इनका जो एक तरह से अभिमान, स्वाभिमान, कुछ भी कहें आप, गुरूर, ये दोनों के अंदर था हम ईगो, और ये एक दूसरे के लिए उसको बर्दाश्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो बहरहाल ये जो सीधे सीधे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था इन लोगों में, लेकिन जो भी बात होती थी शायराना अंदाज में होती थी दोनों के बीच, और ये मुशायरे के मंचों पर भी ये साफ देखा जाता था कि टकराव है, और वो शायरी में उभर के, जैसे कि डॉक्टर राहत इंदौरी और अंजुम रहबर के बीच में एक दौर ऐसा चला कि टकराव था, और वो मुशायरा के मंचों पर भी वो टकराव लोगों ने साफ महसूस किया उसको। तो ऐसे ही यहाँ पे भी था। मुनव्वर राना साहब का एक मशहूर शेर सीधे डॉक्टर बशीर बद्र साहब की तरफ इशारा माना जाता था, और जब बशीर बद्र साहब ने भोपाल या तमाम सरकारी पदों पर एक बहुत लंबे अरसे तक वो उर्दू एकेडमी के, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी रहे, और भी तमाम सरकारी ओहदे उन्हें दिए गए, उन्हें पद्मश्री भी दी गई। तो मुनव्वर राना साहब एक शेर के हवाले से, अपने एक शेर के हवाले से ये कहा करते थे कि गनीमत है कि मेरे हाथ में कशकोल शायरी है। ये कहते थे, कशकोल कहते हैं जो एक भिक्षा पात्र होता है मांगने का, कशकोल शायरी है। गनीमत है कि मेरे हाथ में कशकोल शायरी है, मैं वरना इस हुकूमत से वजीफ़ा मांग ही लेता। तो ये एक तरह से तंज किया करते थे वो बशीर बद्र साहब के लिए कि ये तो हुकूमत में लोगों को, मंत्रियों को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, सबको टच करते हैं। उनके बारे में बड़ा मशहूर था बशीर बद्र साहब के बारे में कि उनको पद्मश्री मिली तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, उनसे कुर्बतों की वजह से मिली, उनसे नज़दीकियों की वजह से मिली, क्योंकि उन्होंने इनको, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बशीर बद्र साहब को चार्टर्ड प्लेन भेज के और बुलाया, और एक दिन इनकी पूरी शायरी सुनी, और उसके बाद में फिर इनको पद्मश्री मिली। यही जगजीत साहब के साथ भी हुआ था, उनको भी बुलाया था अटल बिहारी साहब ने। अटल बिहारी साहब खुद भी एक बहुत अच्छे कवि थे और साहित्य मर्मज्ञ थे, वो सब जानते थे साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में। तो उन्होंने जगजीत सिंह साहब को भी एक बार इस तरह से बुलाया और जगजीत सिंह के कुछ गज़लें सुनी, कुछ भजन सुने। उसके बाद जगजीत सिंह साहब ने एक एल्बम रिकॉर्ड किया था, उनकी एक किताब थी मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। तो उस किताब में से कुछ चुनिंदा रचनाओं को अपनी मखमली आवाज़ से नवाजा जगजीत साहब ने, जो बहुत पॉपुलर हुआ, और उनको पद्मश्री भी मिली जगजीत साहब को बाद में। तो मुनव्वर राना साहब को तो पद्मश्री कभी मिल नहीं सकी, क्योंकि वो राहत इंदौरी हुए और मुनव्वर राना हुए, ये एक्चुअल ऐसी शायरी पेश किया करते थे अपने रिसालों, किताबों या मुशायरों के हवाले से, जो एक तरह से गवर्नमेंट के मुखालिफ मानी जाती थी, खिलाफ मानी जाती थी सरकारों के। तो उनको कोई सरकारी अवार्ड आसानी से, मुनव्वर राना साहब को हालांकि एक अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी का,
और वो अवार्ड जब टकराव हुआ सरकार से तो उन्होंने वापस कर दिया था। और वो बशीर बद्र साहब से भी उम्मीद करते थे कि इस दौर में जब उर्दू के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ पक्षपात चल रहा है सरकारों के स्तर पे, तो उनको भी अपना अवार्ड वापस कर देना चाहिए। हालांकि बशीर बद्र साहब ने अपना पद्मश्री बरकरार रखा, उन्हें और भी अवार्ड मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई अवार्ड वापस नहीं किया। बहरहाल ये तो मैंने बताई जनरल बातें, लेकिन अब मैं कुछ ऐसी बात बताता हूँ आपको जो जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे। जैसे कि मैंने कहा कि बशीर बद्र साहब से लंबी लंबी मेरी बातचीत हुआ करती थी, तो एक दिन टेलीफोन पर उनसे लंबी गुफ्तगू मेरी हो रही थी, तो वो मुनव्वर राणा साहब का जिक्र ले आए बीच में, और बहुत उदास और बदगुमान दिखे मुनव्वर राणा साहब को लेके। बोले, अंजुम ऐसी भी क्या नाराज़गी जो ज़िंदगी और मौत के मामलों में इख्तलाफ ले आए? मैंने वजह पूछी तो बोले कि अभी एक मुशायरे में मुनव्वर राणा साहब भोपाल आए थे, उसी वक्त मुझे हार्ट अटैक आया था और मैं एडमिट था अस्पताल में। मुझे यकीन था कि मुनव्वर मिलने ज़रूर आएगा, लेकिन बंदा मेरा हालचाल लिए बिना भोपाल से चला गया और मैं इंतज़ार ही करता रह गया। इस बात का मुझे बुरा बहुत लगा और ये वाकई ये गलत अमल था, तो इसलिए मुझे भी बुरा लगा। संयोग की बात है, इत्तेफाक की बात है, कुछ दिन बाद मुनव्वर राणा साहब को एक मुशायरे के सिलसिले में मैंने झांसी बुलाया, और जब मैं होटल में उनके पास बैठा हुआ था तो मैंने ये ज़िक्र उनसे किया ख़ास तौर से, क्योंकि मैं सोचे बैठा था कि जब भी मुनव्वर भाई मिलेंगे तो मैं ये बशीर बद्र साहब की नाराज़गी से उन्हें अवगत ज़रूर कराऊंगा। इस पर वो मुनव्वर साहब बड़ा संजीदा हो गए और बेसाख्ता बोले कि अंजुम मैं इतना कमीना नहीं हूँ। मुशायरे के बाद दूसरे दिन भोपाल से लखनऊ की मेरी फ़्लाइट थी। मैं बशीर भाई को देखने के लिए अस्पताल गया था। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि उसी दिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फ़्लाइट की वजह से मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उनके घर जाता उन्हें देखने, और लखनऊ पहुँच के मैंने उन्हें पूरी बात बताने के लिए 3-4 बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरे एक भी फ़ोन को अटेंड नहीं किया, ना कोई कॉल बैक मुझे की। तो ये एक नई बात मुझे पता पड़ी। मैंने उसी वक्त मुनव्वर भाई के सामने ही बशीर बद्र साहब को फ़ोन मिलाया, क्योंकि उनका तो फ़ोन वो उठा नहीं रहे थे। मैंने फ़ोन मिलाया और पूरी बात, चूँकि उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया था तो मुझे हक़ था कि मैं उसको रिपीट करूं पूरी बात को। और मैंने उनसे कहा कि मुनव्वर भाई झांसी आए हुए हैं और मेरे पास ही बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि आपको कई फ़ोन उन्होंने किया, आपने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने बड़ा मायूस हो गए, यही कहा, एक तरह से वो परेशान हो गए और कहने लगे कि अंजुम तुम तो जानते हो कि मैं बदगुमान भी था और नाराज़ भी था उनसे, इसलिए मैंने उनका फ़ोन अटेंड नहीं किया कोई। तो मैंने कहा ये तो एक गलत अमल है आपका, ये कम से कम फ़ोन तो सुन लेते कि क्यों कर रहा है अगला आदमी फ़ोन। बहरहाल मैंने उसके बाद मुनव्वर राणा साहब से उनकी सीधी गुफ्तगू कराई तो जज्बाती हो गए, भावुक हो गए बशीर बद्र साहब। बोले, मुनव्वर भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं वाकई कितना गलत था, और कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने जो है वो फ़ोन का स्पीकर खोल रखा था अपने, क्योंकि अपने ही फ़ोन से मैं बात करा रहा था। मैंने इसलिए खोल के रखा था स्पीकर कि मैं भी हकीकत को समझ सकूं क्या बात हो रही है। उनकी गुफ्तगू इतनी जज्बाती थी कि मेरी भी आंखें भर आईं, और दोनों पुराने दोस्त आखिर में जो जिस तरह से मिलते हैं, उनके कुछ बदगुमानियाँ थीं, लेकिन बशीर बद्र साहब को हार्ट अटैक हुआ था, ये मुनव्वर साहब को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी तमाम बीमारियों से जूझ रहे थे। तो दोनों ही जज्बाती होकर जो गुफ्तगू कर रहे थे वो मैंने सुना उसको, और मैंने ये महसूस किया कि फ़नकार कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब आपस में जब साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए उन लोगों का रवैया और नज़रिया, तो वो आम इंसानों की तरह ही होता है। तो इस वाक़ये से मैंने भी गहरा सबक लिया, और जब मुनव्वर भाई बीमार पड़े और मैं एक काम से लखनऊ गया तो उन्हें देखने भी मैं अस्पताल गया था। उसी तरह से मुनव्वर भाई एक बार गंभीर बीमार पड़े तो उस वक्त बम्बई में थे, बम्बई के एक अस्पताल में वो भर्ती हुए जाके। मैं तो नहीं जा सका, लेकिन जसवंत सिंह साहब जो कि बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं और बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं, बम्बई में ही रहते हैं, झांसी से उनका ताल्लुक़ है, 4 दहाइयों से बम्बई में हैं। तो मैंने उनको कहा कि वो भी मुनव्वर साहब की शायरी से बड़े मुतासिर थे, और मैंने उनको भेजा कि मुनव्वर भाई आपके शहर में एडमिट हैं और आप उनको देख के आइए। तो वो गए और उन्होंने
मुनव्वर भाई को देखा। हालांकि मुनव्वर भाई पर बाद में कुछ सांप्रदायिक होने के भी गंभीर आरोप लगे कि वो सांप्रदायिक हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ज़्यादातर, लेकिन बहरहाल मुमकिन है कि उनमें कुछ सच्चाई भी हो उन आरोपों में। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं बहुत नज़दीक था मुनव्वर भाई के। मैंने ये देखा कि बड़े ही जिंदा दिल और सादा लौह इंसान थे वो, और जिन्होंने एक नहीं कई कई गंभीर बीमारियों का बड़ी जीवटता के साथ अंतिम सांस तक मुकाबला किया। ऐसे थे मुनव्वर भाई और ऐसे थे बशीर बद्र साहब, जो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। और मुनव्वर भाई की तरह ही आइए अब जिक्र करते हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से डॉक्टर बशीर बद्र साहब के जो ताल्लुकात थे। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का नाम इधर ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में ऐसा हो, कई दहाइयों से वो एक छत्र राज कर रहे हैं पूरे दुनिया के कवि सम्मेलन और मुशायरा मंचों पर। उसकी वजह यह है कि उनकी शायरी में जो साइकोलॉजी है और जो आसान लबो लहजा है उनका शेर गोई का, शेर कहने का, और उनका जो परफॉर्मेंस है बिना कोई एक्टिंग किए स्टेज पर आके अदाकारी किए अपनी शायरी को सच्चे सच्चे तरीके से पेश करना, तो इसने वसीम बरेलवी को इन सब बातों ने प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को वसीम बरेलवी बना के रखा हुआ है। और उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो सुनने वाले हैं, उनमें बहुत बड़ा तबका अमीरों का और बड़े बड़े अफसरान का, मंत्रियों का, शासकों का, इनका है, जो कि आमतौर पे जिनको शायरी की महफ़िलों में कम देखा जाता है, वो भी वसीम बरेलवी साहब की महफ़िलों में आपको मिलेंगे। तो मैं जिक्र कर रहा था डॉक्टर बशीर बद्र साहब से उनके रिश्ते के बारे में। ये जो इनका रिश्ता है, ये रिश्ता उर्दू अदब के और ख़ास तौर से मुशायरों के इतिहास में हमेशा से समानता, प्रतिद्वंद्विता और गहरे आपसी सम्मान का एक, हम कहें कि अनूठा उदाहरण अगर रहा है, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ। वसीम बरेलवी साहब अजीब मिजाज है उनका, और मिजाज डॉक्टर बशीर बद्र साहब का भी बिल्कुल हटके रहा है एक तरह से अगर देखा जाए। जिस शायर ने अपने बेटे नुसरत बद्र से इतने लंबे अरसे तक, इतने सालों तक दूरियां बना के रखी हों, तो समझ लीजिए कि उनका मिजाज जो है, अजीब मिजाज उनका बशीर बद्र साहब का भी रहा है। और ये तो एक एग्जाम्पल है। और मैं जानता हूँ कि जब वो मेहरबान होते थे तो इस हद तक होते थे कि आपको लगेगा कि उनसे बड़ा कोई मेहरबान हो ही नहीं सकता। और अगर खफा हो जाते थे तो फिर उनकी नाराज़गी को झेलना बड़ा मुश्किल काम होता था हर किसी के लिए। तो दोनों ने असल में बशीर बद्र साहब ने ये और प्रोफेसर वसीम साहब ने, वसीम बरेलवी साहब ने मुशायरों को बहुत ऊंचाइयां दी। बशीर बद्र से शायरी में थोड़ा सा सीनियर रहे हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी, लेकिन समकालीन प्रतिद्वंद्विता अगर हम बात करें तो उनमें हमेशा बनी रही। 70, 80 और 90 के दशक में मुशायरों की दुनिया में इन दोनों का वही मुकाम था जो कभी क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का था। जब ये दोनों किसी मुशायरे में एक साथ मंच पर होते थे तो दर्शकों के लिए वो किसी त्योहार जैसा होता था मुशायरा। बशीर बद्र साहब जहां अपने मुनफरिद तरन्नुम के अंदाज, अपनी आवाज़, रूमानियत और आम बोलचाल के बेहद सरल शब्दों में उनका एक डिक्शन अलग था, जैसे उजाला, परिंदा, ख़त, मोबाइल, टेलीफोन, ये जो शायरी के शब्द नहीं होते थे इसके पहले, उसको उन्होंने शायरी का डिक्शन बनाया था, गज़ल का डिक्शन बनाया था। ये उपलब्धि बशीर बद्र साहब के नाम है।
वहीं वसीम बरेलवी साहब जो है वो रवायती अंदाज की शायरी होते हुए भी उसमें जदीदियत पैदा करते थे और साइकोलॉजी पैदा करते थे अपनी शायरी में। अभी भी है उनका वही अंदाज कि इंसानी रिश्तों के अंतर विरोधों और साइकोलॉजी पर बहुत गहरी पकड़ है उनकी। और वो जब शेर सुनाते हैं उसी अंदाज के तो लोगों को पागल कर देते हैं। हर आदमी को, हर कोई भी हो, वो सुनने वाला आदमी हो, औरत हो, बच्चे हों, नौजवान हो, सबको ये लगता है कि यार ये तो वो बातें हैं जो हमारे ही साथ घटित हो रही हैं। तो ये साइकोलॉजी है, ये कमाल है वसीम भाई का। और वसीम साहब का जैसे मैंने कहा कि एक अजीब मिजाज है उनका। उन्होंने मेरी एक किताब पर लफ्ज़ों की गुल मोहर पर लिखा है और मैंने उनको भी कई बार झांसी आवाज़ दी है मुशायरों में। झांसी महोत्सव के मुशायरे जो होते थे उसमें मुझे रखा जाता था, जो कन्वीनर होते थे डीएम होते थे, लेकिन मुझसे हमेशा एक फ़ाइल होती है सरकारी कार्यक्रमों की, तो पिछले साल किसने किया था वो फ़ाइल देखी जाती है, तो मेरा नाम उसमें हमेशा रहा। तो मैं वसीम भाई से बड़ी नज़दीकियाँ हो गई थी और मैंने एक अपनी किताब के लिए उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। ये जो लफ्ज़ों की गुलमोहर मेरी किताब है उस पर वसीम बरेलवी साहब ने लिखा था और ये कहा था कि मैं वसीम बरेलवी हूँ, अगर किसी के लिए अगर मैं 2 लफ्ज़ भी लिख देता हूँ तो उसका मतलब होता है। यानी वो जानते थे कि वो क्या है। तो ऐसे शख्स से रिश्तों का निर्वहन करना बशीर बद्र साहब के लिए भी मुश्किल तो था ही, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा चलाया दोनों ने और बहुत लंबा बहुत अच्छा रिश्ता रहा। एक दूसरे के हुनर का दोनों सम्मान किया करते थे। वसीम बरेलवी साहब ने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये स्वीकार किया है कि बशीर बद्र ने उर्दू गज़ल को जो सादगी और नयापन दिया वो अद्भुत है। वहीं बशीर बद्र साहब भी वसीम बरेलवी साहब के शेरों की गहराई और उनकी संजीदगी के कायल थे। दोनों ही फनकार मंच की गरिमा को समझते थे और उन्होंने कभी मर्यादा रेखा पार नहीं की। तो मैं बशीर साहब की जो बीमारी लंबे समय तक रही, डिमेंशिया की बीमारी इन्होंने घेर लिया था और साथ साथ कुछ और बीमारियां भी चल रही थी, हार्ट अटैक भी उन्हें हो चुका था। तो उन बीमारियों में वसीम बरेलवी साहब का बड़प्पन देखने को मिला। कई मुशायरों में और मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी होती थी, गुफ्तगू होती थी वसीम बरेलवी साहब से डॉक्टर बशीर बद्र के लिए। तो वो ये बात कहा करते थे कि बीमारी की वजह से डॉक्टर बशीर बद्र साहब का मुशायरों से दूर हो जाना मुशायरों की बहुत बड़ी क्षति है, नुकसान है। ये बड़ा मुशायरों में उनके जो ना आ पाने की वजह से जो लोगों को महरूमी होती है, उनकी शायरी सुन नहीं पाते लोग, और वो अब नया कुछ ज़्यादा कह भी नहीं रहे हैं। तो वो बड़ी गहरी संवेदना और आदर व्यक्त किया करते थे बशीर बद्र साहब के लिए, ये मैंने खुद देखा। एक बार ऐसी गुफ्तगू उनसे हो रही थी, बशीर बद्र साहब का जिक्र चल रहा था वसीम साहब से, तो वसीम साहब ने मुझसे ये कहा कि वो शुरू से ही जो सादगी है शायरी की बशीर बद्र साहब की, उससे मुतासिर रहे वो, लेकिन जो जदीदियत उन्होंने अपनी शायरी में पैदा की बशीर बद्र साहब ने, तो कभी कभी वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो अच्छा नहीं लगता था। कहने लगे मुझे, हालांकि मुझे क्या कहने लगे कि तमाम जो कन्वीनर थे और तमाम जो सुनने वाले थे शायरी को, वो भी शुरू में तो बड़ा मुखालफत हुई बशीर बद्र साहब की, इसीलिए कि जब उन्होंने नए नए प्रयोग किए, और जो भी प्रयोग करता है फ़नकार, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे शायर हो, कवि हो, तो ये सब झेलना पड़ता है उसको। बशीर बद्र साहब ने भी झेला, लेकिन उन्हें मालूम था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यही लोग जो मेरी आलोचना कर रहे हैं मेरे प्रशंसक हो जाएंगे, और वही हुआ। तो ये तो बात की बात है, लेकिन जब शुरुआत के दौर में जब उनको मुशायरे बहुत कम मिलना शुरू हो गए, उनकी आलोचनाएं हुई, तो वसीम भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझसे पर्सनली भी कहा और ख़त भी लिखे मुझे कि वसीम भाई, आपकी शायरी का मिजाज तकरीबन उसी तरह का है जैसे मेरा है, आसान लबो लहजे में आप भी शायरी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, और मेरा भी वही है।
तो कम से कम मैं आपसे तवक्को कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मुझे प्रमोट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। और वसीम भाई ने बताया कि उनके कई पुराने ख़त बशीर बद्र साहब के आज भी महफूज हैं वसीम बरेलवी साहब के पास। तो कल मैंने उनको वाकई प्रमोट किया और मैं उस वक्त तक काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश हो चुका था मुशायरों के मंचों पर और रिसालों किताबों में भी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये अच्छा काम कर रहे हैं बशीर बद्र साहब, इनको आप मौका दीजिए। तो ये मौके जो है, बहुत से मौके तो सिफारिश करें मैंने की उनके लिए, और बाद में फिर वो इस लायक हो गए कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी की सिफारिश की। तो इस तरह से उनका रिश्ता था और एक टकराव था, अहम का टकराव था दोनों के बीच में। और बशीर बद्र साहब भी जब शुरू में एस्टेब्लिश हो रहे थे तो असल में जब भी कोई शायर मुशायरों के मंच पर या कवि सम्मेलन के मंच पर जब संघर्ष कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसे किसी स्थापित शायर, फनकार, संगीतकार जो भी हो, वो जिस रूप में भी अपना फ़न पेश करना चाहता हो मंचों पे, तो उसे ज़रूरत होती है कोई उसे प्रमोट करे, सपोर्ट करे। तो इसके अपवाद बशीर बद्र साहब भी नहीं थे। और वसीम भाई अक्सर एक ज़िक्र और किया करते थे मुझसे कि बशीर भाई ने असल में, वसीम साहब बहुत ही 5 वक्त के नमाजी, कभी शराब को हाथ ना लगाने वाले, कभी जो एल फैल होते मुशायरों के गलत अमल होते उनसे बहुत दूरी उनकी रही हमेशा। और मैंने उनसे एक बार ये सवाल किया था कि वसीम भाई, आप इतनी उम्र में भी इतने मतलब एक तरह से कहीं कोई कमी नज़र आती ही नहीं है जब आप मंच पे आते, चाहे आपका पढ़ने का अंदाज़ हो, चाहे तरन्नुम हो, चाहे तहतुल अंदाज़ हो, चाहे आपके मुशायरों के मंच पे खड़े होने का एक तरीक़ा हो, आपकी गुफ्तगू का सलीक़ा हो। तो ये क्या वजह है कि और शायद दूसरे शायर इसमें मात खा गए और आप काम। तो उन्होंने यही कहा था कि अंजुम भाई, जो मुशायरों के जो तमाम शायरी के मुशायरों के जो ऐब होते हैं, जो अमल होते हैं गलत, मैंने अपने आप को, परवरदिगार का ये करम है, परवरदिगार का ज़िक्र हमेशा करते हैं वो हर बात में। तो मेरा ये परवरदिगार का मेरे ऊपर ये करम है कि उसने मुझे बचा कर रखा इन सब चीज़ों से। और यही वजह है कि आज मैं इस लायक हूँ कि मुझे बुलाया जाता है और पसंद किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं अपने गज़ल कलेक्शन मोहब्बत के मौसम की, जिस पर डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने बेइंतहा मोहब्बतों से नवाजा है अपनी भूमिका में मुझे। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने तकरीबन मेरी हर किताब पर भूमिकाएं लिखी हैं, और मैंने एक अरूज की किताब भी लिखी है, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था। तो ये जो मोहब्बत के मौसम मेरी किताब थी, ये बड़ी पॉपुलर किताब है, काफ़ी इसकी सेल भी हुई, साधना पब्लिकेशंस दिल्ली से ये पब्लिश हुई थी। तो इसमें वो लिखते हैं, जो वो लिखते हैं उसको मैं हूबहू थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद वो नज़्म जो उन्होंने मेरे लिए इस किताब में मैंने डाली है, वो उसको मैं पढ़ के सुनाऊँगा। वो लिखते हैं कि वक्त के साथ साथ गज़ल ने भी अपना चोला बदल लिया है। आज के दौर की गज़ल कभी किसी गुल का महका हुआ चेहरा है जो हमें मस्ती और ताज़गी का एहसास कराता है, तो कभी ये साख से टूटा हुआ एक बिखरा फूल है जो हमें ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू करा देता है। कभी ये किसी आँख का एक झिलमिलाता हुआ आंसू है जो कभी मोती बनकर किसी गज़ल में पनाह लेता है, तो कभी यूं ही किसी राह में बिखर कर गुबार का हिस्सा बन जाता है। कभी ये हवा के झोंके का एक सफ़र है, तो कभी ज़िंदगी की राहों में उड़ती हुई धूल है। कभी ये गज़ल दीवानी मीरा की मोहब्बत है, तो कभी मीर का एहसास है। और फिर वो भूमिका तो काफ़ी बड़ी है, मैं बहुत मुख्तसर में शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ कहीं कहीं से। फिर वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में अरबी और फ़ारसी कभी हिंदुस्तानियों की मादरी ज़बान नहीं बन सकीं, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी ज़बानों में की गई शायरी एक आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज़ बन सकेगी।
जल्द या बदेर यानी कि विलम्ब से गालिब को भी इसका एहसास हो गया था कि हिंदुस्तान की शायरी में फ़ारसी लफ्ज़ियात या ऐसे अल्फाज में सराबोर उर्दू ज़बान के ज़रिए एक हर दिल अजीज शेर नहीं हो सकता। इसी बात को मेरे लिए लिखते हैं, चूँकि भूमिका मेरे लिए लिखी है, इसी बात को राजकुमार अंजुम ने बहुत पहले समझ लिया था। तभी तो उसके हर शेर की ज़बान बेहद सलीस और सादा व मफ़हूम ऊंचा होता है। इस नज़्म के बारे में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, असल में उन्होंने मुझे कई मुशायरों में दावत दी। उर्दू एकेडमी के मुशायरे भोपाल में अक्सर हुआ करते थे, उसमें मुझे बुलाया करते थे। तो ऐसे ही एक मुशायरे में उन्होंने जो मेरा परिचय दिया, मेरा तारुफ दिया, पहले से एक नज़्म उन्होंने मेरे लिए लिख के रखी थी और उस नज़्म में मेरा तारुफ कराया। वो नज़्म मैंने इस किताब में उनकी तहरीर के साथ शामिल की है, बशीर बद्र साहब की। वो नज़्म के कुछ शेर में पेश कर रहा हूँ आपके लिए कि ये अनछुए ख़याल ये लफ्ज़ों का इंतखाब, ये अनछुए ख़याल मेरे लिए लिखते हैं, ये अनछुए ख़याल ये लफ्ज़ों का इंतखाब, गज़लों में तेरी खिलते हैं एहसास के गुलाब। एहसास के सफ़र मेरा एक गज़ल कलेक्शन है। ये अनछुए ख़याल ये लफ्ज़ों का इंतखाब, गज़लों में तेरी खिलते हैं एहसास के गुलाब, नज़में हैं तेरी जैसे हों अफ़साने हिज्र के। हिज्र यानी सेपरेशन, जो मोहब्बत में सेपरेशन होता है उसको हिज्र कहते हैं, और अफ़साने तो आप सभी जानते कहानियों कहते हैं। नज़में हैं तेरी जैसे हों अफ़साने हिज्र के, तेरे ही दिल पे गुज़रे हों जैसे ये हाथ से, अशार तेरे जैसे गमों की निशानियाँ, और नाकाम इश्क की हों सिसकती कहानियाँ। भीगा ये आंसुओं में तेरा तरबतर कलम, जादू जगाए ऐसा कि हो जाए आँख नम। क़तात तेरे जैसे सफ़र ज़िंदगी का हो, लिपटा हुआ गमों में फंसाना खुशी का हो। दोहे हैं तेरे ऐसे कि खुशबू वतन की हो, नगमे हैं तेरे जैसे कि वुसअत गगन की हो विशालता। दोहे हैं तेरे ऐसे कि खुशबू वतन की हो, नगमे हैं तेरे जैसे कि वुसअत गगन की हो। एहसास ज़िंदगी का है बिखरा यहाँ वहाँ, तेरा कलाम है कि ख़यालों का कारवां। जिसने पढ़ी है तेरी मेरे आंसू मेरे गीत, मेरा पहला कलेक्शन है। जिसने पढ़ी है तेरी मेरे आंसू मेरे गीत, अपने हुनर से तूने लिया उनके दिल को जीत। और जिसकी नज़र से गुज़री है तेरी गज़ल के फूल, ये भी मेरा एक गज़ल कलेक्शन है। जिसकी नज़र से गुज़री है तेरी गज़ल के फूल, वो महब यूँ हुआ कि गया आप ही को भूल। लफ्ज़ों के गुलमोहर में, लफ्ज़ों के गुलमोहर भी मेरी किताब है। लफ्ज़ों के गुलमोहर में नज़र आई ऐसी बात, आँखों में ही गुजार दी शैदाइयों ने रात, यानी चाहने वालों ने। लफ्ज़ों के गुलमोहर में नज़र आई ऐसी बात, आँखों में ही गुजार दी शैदाइयों ने रात। एहसास के सफ़र का फुसूम यानी जादू, एहसास के सफ़र, ये भी किताब है मेरी। एहसास के सफ़र का फुसूम क्या बयां करूं, रुकने लगा कलम तो ये थकने लगी ज़ुबान। और तेरा बयान है कि ये खुशबू है प्यार की, ये किताब है मेरी। तेरा बयान है कि ये खुशबू है प्यार की, आमद ख़िज़ाओं में भी है फ़सले बहार की। गज़लों का तर्जुमा तो तेरी कर दिया गया, गज़लों का तर्जुमा जो तेरी कर दिया। एक गज़ल के फूल मेरी कलेक्शन के, उसमें मराठी में ट्रांसलेशन हुआ है, और वो डॉक्टर नसीम पठान हैं, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, नागपुर की, महाराष्ट्र की, शोलापुर की। वहाँ पे उन्होंने उसका विमोचन भी शरद पवार जी से कराया था, पब्लिश कराई थी उस किताब को। तो वो लिखते हैं कि गज़लों का तर्जुमा जो तेरी कर दिया गया, तू दूसरी ज़बां के अदीबों पे छा गया। ये शायरी है तेरी के एहसास बंदगी, कुरान का बयां है तो गीता की सादगी। पाकीज़ा लफ्ज़ लफ्ज़ है तेरे कलाम का, तू शायर अज़ीम है हर ख़ास व आम का। हर जाविये से देखा तेरा फ़न है बाकमाल, मिलती नहीं है कोई तेरी दूसरी मिसाल। दिल से अज़ीज़ सबको ये तेरा कलाम है, हर अंजुमन में आज तेरा ज़िक्र आम है। मैं चाहता हूँ पाँव तेरे चूमे मंजिलें, ये वो दुआ दे रहे हैं मुझे। मैं चाहता हूँ पाँव तेरे चूमे मंजिलें, और लूट ले तमाम अदब की तू महफ़िलें। मैं जानता हूँ जादू वो तेरे कलम में है, तस्लीम वो करेगा तुझे जो भरम में है। नगमों का दौर और गज़ल का बयां चले, मेरी ये आरज़ू है तेरा कारवां चले। तो ये उन्होंने जो मेरे लिए जो नज़्म लिखी थी, वाकई
मेरा बहुत कीमती सरमाया है ज़िंदगी का और शायरी का ये, और मैंने बड़ी संभाल के इसको रखा हुआ है। इसीलिए मैंने इसको अपनी मोहब्बत के मौसम जो मेरा गज़ल कलेक्शन है उसमें शामिल किया कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और इसको समझ सकें लोग कि बशीर बद्र साहब को कितना कमांड था अपने लेखन पर, अपनी शायरी पर, कि जो बात नस्र में कही जानी थी उसको वो नज़्म में भी अगर कहना चाहते थे तो कितनी खूबियों के साथ कह सकते थे। वो लफ्ज़ों से खेलते थे, वाकई लफ्ज़ों के जादूगर शायर को कहा जाता है, और वो वाकई लफ्ज़ों के जादूगर थे। और अब इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में, मैं एक बहुत बड़े सिंगर हैं जसवंत सिंह साहब, जिनके तकरीबन 200 से ज़्यादा एल्बम निकले हैं, म्यूज़िक एल्बम, और सभी बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज़ ने उनके फ़न को सराहा है, उनके एल्बम को बाज़ार में लेकर आई हैं वो कंपनियां। कुछ फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए हैं, करीब आधा दर्जन फिल्मों में, हालांकि वो मूलतः गज़ल के सिंगर हैं और भजन के भी सिंगर हैं। तो जसवंत साहब से बशीर बद्र साहब का क्या रिश्ता था, ये मैं, चूँकि जसवंत साहब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बशीर बद्र साहब से तो मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ कि मेरा क्या रिश्ता था। जगजीत सिंह साहब से उनके क्या रिश्ते थे। तो इस तरह के जो सिंगर्स होते हैं या फ़नकार होते हैं, इनमें आमतौर पे अहम का टकराव भी होता है, क्योंकि संगीतकार या गायक हमेशा लिखने वाले से बड़ा मानता है अपने आप को, लेकिन जब बात वसीम बरेलवी साहब जैसे लोगों की हो या बशीर बद्र साहब जैसे लोगों की हो तो फिर झुकना पड़ता है यहाँ पर। वसीम साहब एक किस्सा मुझे अक्सर वो बताते हैं, और मुझे भी उन्होंने वो किस्सा सुनाया, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने, कि उनकी एक गज़ल को जगजीत सिंह साहब ने गाया और उसमें कुछ वर्क जो लफ्ज़ था उसको पढ़ना कर दिया उन्होंने, ऐसे कुछ लफ्ज़ बदल दिए। वो जब रिलीज़ होके आई HMV से एल्बम आया, कैसेट एल्बम निकल के, तो वसीम साहब ने जब उसको सुना तो उनको लगा कि ये तो कुछ, उन्होंने जगजीत साहब को फ़ोन किया कि ये तो मेरी शायरी नहीं है, ये किसने चेंजेज किए। तो चूँकि वो मीटर से, अरूज से और व्याकरण से शायरी की थोड़ा बहुत वाकिफ़ थे जगजीत साहब, और संगीत अपने आप में व्याकरण होता है, मीटर एक लय होती है उसमें, तो उन्होंने कहा कि मैंने, चूँकि आम पब्लिक इसको शायद नहीं समझ सकती उस तरह से, और मैं पॉपुलर करना चाहता था आपकी गज़ल को, इसलिए मैंने ये बदलाव कर दिए। तो वसीम साहब बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि मैं वसीम बरेलवी हूँ और बिना मेरी इजाज़त के, तुम पूछ तो लेते, कहने वक्त नहीं था, इतना रिकॉर्डिंग होनी थी, वो सब कुछ नहीं। तो वसीम साहब ने उनसे बोलना छोड़ दिया और कह दिया कि हम जगजीत साहब के लिए कह दिया उन्होंने, ये वसीम साहब ने मुझे जैसा किस्सा बताया वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि उन्होंने कहा कि मैं मुकदमा करूँगा आप पर भी और HMV कंपनी पे भी, कि कैसे बदलाव किया और कैसे मेरी गज़ल जो मैंने दी थी, मैंने ऐसे थोड़ी दी थी जैसे आप लोगों ने उसको रिलीज कर दिया। तो ये जो एक सिलसिला रहता है फ़नकारों के बीच में, ख़ास तौर से सिंगर्स और शायर के बीच में, ये इसका मैं बहुत साइकोलॉजी इसकी समझता हूँ, और इसीलिए मैं आज जसवंत सिंह साहब का, जगजीत साहब का क्या रिश्ता उनसे था वो मैं बता चुका हूँ आपको। जसवंत साहब ने डॉक्टर बशीर बद्र साहब की कुछ गज़लों को आवाज़ दी है जो बहुत पॉपुलर हुई हैं, और जसवंत सिंह साहब भी उन चुनिंदा और उम्दा गज़ल गायकों में से हैं जिन्होंने बशीर बद्र साहब की आसान और जज्बाती शायरी को अपनी आवाज़ के ज़रिए और बहुत आसान धुनों के माध्यम से आवाम के दिलों तक पहुंचाया। जसवंत सिंह साहब मेरे गहरे मित्र हैं, इस नाते मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि वे रिश्तों को निभाने और उसमें खाद पानी डालने का फ़न बखूबी जानते हैं। उन्होंने डॉक्टर बशीर बद्र साहब की कई मशहूर गज़लों को अपनी सोजो गुदाज से भरी आवाज़ में गाया है, और इनमें से कई एल्बम वाकई बहुत पॉपुलर हुए, क्योंकि अगर बशीर बद्र साहब की शायरी को कोई फ़नकार आवाज़ देता है सिंगर, तो आधे नंबर तो वो शायरी के मिल जाते हैं जब वो गज़ल मार्केट में आती है, तो क्योंकि शायरी बहुत लाजवाब होती है डॉक्टर बशीर बद्र साहब की, हमेशा से ऐसा है। और फिर फ़नकार अपनी फ़नकारी जब उसमें दिखाता है तो गज़ल को पॉपुलर होने में देर नहीं लगती। वो यही हुआ।
असल में जसवंत सिंह साहब ने जो भी गज़लें गाई हैं बशीर बद्र साहब की, तो पहले शुरुआती दौर में उनका कोई सीधा सिलसिला, सीधा रिश्ता उनसे नहीं रहा बशीर बद्र साहब से। म्यूजिक कंपनी जो हैं वो उनसे गज़ल ख़रीदती थी और उनको हायर करती थी जसवंत सिंह साहब को, वो उसको गा दिया करते थे और वो एल्बम आ जाता था मार्केट में। फिर किसी हवाले से उनकी मुलाकात हुई बशीर बद्र साहब से। जसवंत साहब बताते हैं कि एक बार तो ट्रेन में ही इत्तेफाकन मुलाकात हो गई उनसे। वो लंबा चूँकि सफ़र था तो काफ़ी देर तक भोपाल लौट रहे थे वो मुंबई से बशीर बद्र साहब, वो भी आ रहे थे वहाँ से, वो झांसी आ रहे थे, तो रास्ते में इतना लंबा उनका साथ रहा। दोनों का ही रिजर्वेशन उसी एसी कंपार्टमेंट में था, तो लंबी गुफ्तगू उनके बीच में हुई, वहाँ से सिलसिला बना। फिर एक दिन जसवंत साहब ने मुझसे कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि, उन्हें मालूम था जसवंत जी को कि मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं भाई साहब से, बशीर बद्र साहब से, तो कह रहे कि वो कुछ गज़ल मैं उनसे डायरेक्ट लेके और सीधा मैं उनको कंपोज करके और फिर मैं अपनी तरफ से म्यूजिक कंपनी से कांटेक्ट करके उन्हें रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, क्योंकि म्यूजिक कंपनी से जो रिलीज़ होती हैं चीज़ें वो उसमें ज़्यादा फ़ायदा सिंगर को नहीं होता। वो एक लम सम में अमाउंट दे दिया जाता है सिंगर को और फिर जो रॉयल्टी आती है वो म्यूजिक कंपनी रख लेती है आमतौर पर। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं खुद करूँ ये काम। तो मैंने बात कराई उनकी बशीर बद्र साहब से, और इतना सादगी थी बशीर बद्र साहब में कि जब उन्होंने कहा कि साहब मैं चाहता हूँ, हाँ तो कह ले आप या तो गज़लों का इंतखाब कर लीजिए, आपके पास मेरी कुछ किताबें हैं, ना हों तो आप इधर उधर से ले लीजिए और जहाँ से भी मिले मुझे बताइए कि ये गज़ल अब मैं गाना चाहता हूँ। वो कह ले साहब वो उसका वो क्या रहेगा, उसका जो क्या मुझे अदा करना पड़ेगा उसका नजराना। तो बशीर बद्र साहब ने, मैंने चूँकि खुद बात कराई थी और मैं इसका गवाह हूँ, शाहिद हूँ, उन्होंने कहा कि कोई नजराना नहीं होगा, आप तो जो अच्छा लगे वो गा लीजिए, इतना मुझे गाया जाता है और नजराना तो बहुत जगह से मिल जाता है। आप अंजुम के दोस्त भी हैं और अच्छे सिंगर हैं, आप पहले भी मुझे गा चुके हैं, तो आप तो मुझे ईमेल से एक तरह से, उस समय व्हाट्सएप इतना नहीं था पॉपुलर, तो ईमेल से कह ले कांटेक्ट करिए और मैं एग्रीमेंट दे दूंगा आपको, हम लोग साइन कर लेंगे एग्रीमेंट और उसमें कोई पैसे की कोई बात नहीं है। तो जसवंत साहब बड़े मुतासिर हुए कि यार इतना बड़ा फ़नकार, और हालांकि प्रोफेशनल थे बशीर बद्र साहब लेकिन हर जगह नहीं होते थे। जैसे मैंने आपको आगे मैं एक किस्सा बताऊंगा कि मैंने उनको दैनिक जागरण के एक मुशायरे में झांसी बुलाया, तो पैसे जब मैंने पूछे तो झांसी महोत्सव के या और दूसरे मुशायरों में उन्हें बुलाया करता था मैं, तो डीएम साहब से वो ये कहते थे कि जो पेमेंट आप सबसे ज़्यादा पेमेंट जो कर रहे हो जिस शायर को, उससे मुझे 1 रुपये ज़्यादा दे देना। और जब मैंने उनसे कहा कि साहब ये हमारा जाति कार्यक्रम है, इसमें हम बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं दे पाएंगे आपको, तो उन्हें छूटते ही बोला करने कि ये पेमेंट मांगा किसने तुमसे, पेमेंट की बात कहाँ से आ गई, एक दोस्त ने दोस्त को आवाज़ दी, मैं हाजिर हो जाऊँगा। इस तरह के उनका अंदाज़ था बशीर बद्र साहब का। को यही बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि बशीर बद्र साहब अगर एक खूबसूरत ख़याल थे तो जसवंत सिंह साहब उस ख़याल को दुनिया के सामने पेश करने वाली बेहद सुरीली आवाज़ हैं। दोनों का रिश्ता पूरी तरह से अदब, संगीत और एक दूसरे के हुनर के प्रति जो अगाध सम्मान है उस पर टिका हुआ था। और चूँकि मैंने भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि बशीर बद्र साहब से जसवंत साहब का ज़िक्र किया और जसवंत साहब से बशीर बद्र साहब का ज़िक्र किया, तो दोनों के दिल के जो तासुरात थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कितना एहतराम वो किया करते थे एक दूसरे का। तो ये मैंने बात की आपसे जसवंत सिंह साहब के रिश्तों के बारे में। और अब मैं कुछ हट के बात करना चाहता हूँ डॉक्टर बशीर बद्र साहब के बारे में। मैं बता चुका हूँ कि मेरे अलग अलग तरह के रिश्ते थे उनसे। मैं कन्वीनर की हैसियत से उन्हें मुशायरों में भी बुलाया करता था, मेरी किताबों पर भी उन्होंने लिखा, मुझे इंट्रोड्यूस कराया, कई फ़नकारों से मिलवाया। और इसके साथ साथ बशीर बद्र साहब के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ आपके कि मुझे पहला एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया मुशायरा जो मैंने पढ़ा
उसकी निजामत वो खुद कर रहे थे। डॉक्टर बशीर बद्र साहब बहुत अच्छे नाजिम थे, तो उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। और अयाज झांसी साहब जो हमारे झांसी के एक शायर थे, उन्होंने, वो भी उस मुशायरे में शामिल थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अंजुम मुशायरा तुम पढ़ना चाहोगे। मैं उनके बेटे को कॉमर्स और अंग्रेज़ी के ट्यूशन पढ़ाया करता था अयाज साहब के। तो वो चाहते थे, वो सोचते थे कि अगर मैं इसको, ये शायर है और इसको बड़ा मंच कोई मिल जाएगा तो और अच्छे से पढ़ा देगा मेरे बेटे को, अच्छे नंबरों से मेरा बेटा पास हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये पेशकश की, मुझे ऑफ़र किया, मुझे अच्छा लगा। और उन्होंने डॉक्टर बशीर बद्र साहब को ये कहा कि यार ये, उस समय वो हमें नहीं जानते थे बशीर बद्र साहब, उन्होंने ही सबसे पहली मुलाकात कराई थी। कह लगे ये बहुत अच्छा लिखता है, बहुत ज़हीन है, पत्रकार भी है, और ये मेरे बेटे को भी पढ़ाता है। और मैं चाहता हूँ कि इसको, चूँकि कुछ शायर मुकामी पढ़ते हैं, हर मुशायरे में, बहुत बड़ा मुशायरा था रेलवे का, जो रेलवे वर्कशॉप का ऑडिटोरियम था, वहाँ खुले में होता था, बहुत बड़े बड़े शायर थे उसमें, तमाम शायर आए हुए थे। तो उसमें उन्होंने कहा कल ठीक है। तो इतने ज़हीन थे बशीर बद्र साहब का। अयाज साहब ने बताया कि ये अभी इसने लिखना शुरू किया है और हिंदी का आदमी उर्दू में शायरी करता है, गज़ल कहता है, कहीं कहीं मुमकिन है कि लफ्ज़ों की कोई चूक हो जाए तो संभाल लेना, कहले आप बेफिक्र रहिए। तो मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ उस बात को कि किस तरह से उन्होंने मुझे संभाला और मेरा इंट्रोडक्शन दिया आवाम के सामने। खचाखच भरा हुआ था पूरा, कम से कम उसमें ज़्यादा नहीं तो 10,000 लोग बैठे हुए थे ऑडियंस में। तो उन्होंने कहा कि मैं कब ऐसे शायर को आपके हुजूर में लाना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ आपके रूबरू, कि जो हिंदी में हिंदी का आदमी हिंदी में कलाम कहता है लेकिन उर्दू गज़ल से मोहब्बत करता है, उर्दू गज़ल की नोक पलक संवारता है, उर्दू में गज़लें कहता है। और जिसके नाम में ही, चूँकि राजकुमार अंजुम है उनका नाम, तो उनके नाम में हिंदी और उर्दू का संगम है, उनकी शायरी में भी हिंदी और उर्दू का संगम है। तो मैं उस समय तो समझ नहीं पाया कि इस तरह का तारुफ उन्होंने मेरा क्यों दिया, लेकिन बाद में मेरी समझ में आया कि चूँकि हिंदी पर उन्होंने बहुत जोर दिया, अगर कहीं मेरी चूक, हालांकि हुई नहीं, और अगर कहीं मेरी कोई चूक हो जाती तो वो लोग इसलिए मुझे माफ़ कर देते कि ये तो हिंदी का है, उर्दू में, उर्दू गज़ल के लिए अगर काम कर रहा है, उर्दू ज़बान के लिए काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था और मैं बहुत कामयाब हुआ। और उन्होंने बहुत मुझे प्रमोट किया, मेरी पीठ तक ठोकी। बशीर बद्र साहब ने संचालन वो कर रहे थे, निजामत कर रहे थे, और लोगों ने, जिसको बशीर बद्र साहब खुद दाद दे रहे हों माइक से बैठ के नाजिम बन के, तो उसको तो फिर दाद मिलनी ही थी। और वो गज़ल मुझे, मेरी शुरुआती गज़लों में से एक है, जिसे बाद में गाया भी गया कि मुझसे यारो ये साजिशें कैसी, दोस्त बनकर ये रंजिशें कैसी। तो ये भी एक उपलब्धि थी जो बशीर बद्र साहब ने पहला मुशायरा मुझे हौसला अफजाई की मेरी। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ऑडियंस के सामने, इतने बड़े मजमे के सामने पढ़ने का क्या मतलब होता है। मैं, बशीर बद्र साहब मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पहला मुशायरा था मेरा, बड़ा मुशायरा, और पसीना आ रहा था मुझे। और मैं जब पढ़ के बैठा तो मैंने पसीना पहुँचा और हंसने लगे बशीर होता, कल पहली बार में ऐसा होता है। और वो मुझे भी समझ में आ गया। हालांकि बाद में फिर तो वो कितना ही बड़ा मजमा हो, कोई हो, मैंने कभी परवाह नहीं की और बड़ी कामयाबी के साथ मैंने अपने आप को पेश किया, परफॉर्म किया। तो ये मोहब्बतें भी थीं उनकी शामिल मेरे साथ। बशीर बद्र की जो शायरी है उसके मुतालिक एक बात मैं आपको ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में नफ़रती शायरी नहीं की, दिलों को जोड़ने वाली शायरी की है हमेशा। दिलों को तोड़ने वाली शायरी बशीर बद्र साहब ने कभी नहीं की। और यही बात वो अक्सर मुझसे भी कहा करते थे। मैं आपको बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू मेरी उनसे हो रही थी, तो एक किस्सा बताता हूँ कि मैंने एक दिन उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, ये जो आपकी शायरी में मॉडर्नाइज कर दिया आपने, शायरी को जदीद कर दिया है, मॉडर्नाइजेशन किया है शायरी का, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपकी तरह के शेर कहूँ, लेकिन ये मुझसे होता नहीं है। तो मुझसे ये कहा था कि वो तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करके शायरी कभी नहीं की जाती। उन्होंने कहा था जो जज्बात, जो ख़याल, जो मफ़हूम
अंदर से आपके आते हैं, उन्हीं को नज़म कीजिए, उन्हीं को शेर शायरी में ढालिए और कोशिश करके शायरी नहीं कीजिए। और क्या ज़रूरत है कि जदीद शायरी करने की तुम्हें, कि जो मॉडर्न शायरी की तुम बात कर रहे हो। तुम्हारी शायरी अपने आप में इतनी खूबसूरत शायरी है, मोहब्बत का जज्बा सबसे खूबसूरत जज्बा है, और उसको तुम शायरी का मौजू बनाते हो हमेशा। तो उन्होंने हमेशा कहा कि, और ये भी कहा कि जो इस तरह की जो जदीद शायरी होती है, किसी न किसी टॉपिक पे, ख़ास टॉपिक पे, जैसे कहीं सुनामी आ जाए तो उस पर जो शायरी पढ़ी जाए तो उस समय तो बहुत अच्छी लगती है वो लोगों को, और जब वो घटना घटित होने के बाद थोड़े दिन बाद वो शायरी पुरानी हो जाती है और लोग उसको सुनना नहीं चाहते। और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है वो जज्बा, कहीं भी आप उसको पढ़ेंगे। इसी तरह के दिलों को जोड़ने वाली जो शायरी है वो यूनिवर्सल है, हर जगह यही बात की जाती है कि दिलों को जोड़िए, इंसानों को जोड़िए, मजहबों को जोड़िए, इनको आपस में टकराव का माध्यम मत बनाइए। तो ये जो बात बशीर बद्र साहब अक्सर किया करते थे, ये खुद भी अपने कलाम में उन्होंने हमेशा इस बात को महसूस किया कि इस तरह का कोई गलती उनसे ना हो जाए, कोई अमल ना हो जाए कि नफरती शायरी वो कहीं आ जाए उनके उसमें अशार में। तो अच्छा, एक काम और भी करते थे वो कि चूँकि मुशायरों में आते थे और मैं उन्हें बुलाता था झांसी के, और बाहर भी झांसी के कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने उनको बुलाया, वो एक बात हमेशा मुझे आगाह कर दिया करते थे, क्योंकि मैं तो मुशायरों के मंचों पे ज़्यादा जाता नहीं था। तो वो कहते थे कि अंजुम, ये जो शायर है, ये जो आया है मुशायरों में, ये शेर शायरी तो अच्छी करता है, लेकिन इसको ज़रा देखे रहे ना, ये कभी कभी तासुबी बात करता है अपनी शायरी में, मजहबी बात करता है। और वही होता था तो मैं पहले से आगाह कर देता कि भैया हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है, इस तरह की शायरी पेश नहीं करना। तो ये काम भी वो किया करते थे। और उन्होंने उसी दौर में एक ऐसी ही गुफ्तगू हो रही थी, एक शायर के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ज़रा इन पर नज़र रखना आप। दिल्ली के शायर थे और बड़े पॉपुलर शायर थे। मैंने मुशायरों में जो लिस्ट मेरी फहरिस्त थी उसमें उनका भी नाम था। कल साहब ये आजकल थोड़ा सा उस तरह की शायरी पेश कर रहे हैं, इन पर नज़र रखना। मैंने ठीक है, मैंने उनसे पहले ही से कह दिया कि भैया, और चूँकि लिफाफा देना होता था और वो जैसा कह दे कन्वीनर वैसे ही करना पड़ता था शायर को, तो वो हुआ। और उसी वक्त उन्होंने एक ताज़ा शेर कहा था जो उन्होंने उस वक्त मुझे सुनाया, और उसमें मेल मिलाप की बात है, मोहब्बत की बात है। अपना बयान जो उन्होंने मुझसे कहा था उसको पुख्ता करने के लिए वो शेर मुझे सुनाया था। और वो शेर इस तरह से था कि हिंदू कहो तो काशी, मुस्लिम कहो तो काबा। हिंदू कहो तो काशी, मुस्लिम कहो तो काबा, इंसान अगर कहो तो सारा जहां तुम्हारा। देखिए कितनी सादगी से कितना ऊंचा ख्याल बांधा है कि अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो काशी तक जाओगे, मुस्लिम कहोगे तो काबा तक जाओगे, और अगर अपने आप को इंसान मान लोगे तो मजहबी दीवारें जो है उनसे अलग हो जाओगे, उनकी सरहदों से तुम्हारा रिश्ता ऊंचा हो जाएगा, और इंसान अगर कहो तो सारा जहां तुम्हारा, और सारे जहां पे हुकूमत कर सकोगे तुम। तो ऐसा उनका ख्याल शायरी में ये हमेशा वो किया करते थे। और ये देखिए उनका वो शेर है ना कि दंगे जो हुआ करते थे कल्चर बन गया था। जो 1987 में बहुत बड़ा दंगा हुआ, उनका घर जला दिया गया, तो एक कल्चर बन गया था दंगों का, और उसमें लोगों को आगाह करने के लिए बड़ा असर किया उस शेर ने। वो शेर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, और बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे शहरों में, उस पर लिखा जाता था ये शेर कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और इससे लोगों ने बड़ा सबक सीखा और दंगों पे बड़ा उस पर कंट्रोल किया उन्होंने अपने इस शेर से, गज़ल के शेर से। तो ऐसी शायरी, दिलों को जोड़ने वाली शायरी बशीर बद्र साहब हमेशा किया करते थे। और देखिए उनके कुछ शेर हैं, बशीर बद्र साहब अक्सर मुझसे ये कहा करते थे, उनके अंदर एक जज्बा था और वो इस तरह से पेश करते थे अपने आप को कि वाकई जैसे सबसे बड़े शायर वो ही हों। तो एक दिन कह लगे आज जो गालिब के 30 शेर हैं जिनको कोट करते लोग, और बशीर बद्र के 300 शेर हैं, 300 से ज़्यादा शेर हैं जो दुनिया में कोट किए जाते हैं। संसद में, विधान भवनों में लोगों ने अपनी बातचीत में शामिल किया है, गुफ्तगू में। तो ये ऐसे 30 उनके 30 हैं और मेरे 300 हैं। मतलब उनका कहना मतलब ये था कि मैं गालिब से भी बड़ा शायर हूँ इस दौर का।
और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं थी, वो थे इस लायक। एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है। अभिमान खराब होता है कि घमंड करना, और स्वाभिमान जो गैरत होती है वो हर फनकार के अंदर होना चाहिए, वो उनके अंदर भी थी, मैं उसको गलत नहीं मानता। तो वाकई बहुत दूरदर्शी शायर थे। देखिए उन्होंने अपनी एक गज़ल में बहुत पहले ये लिख दिया था कि ले जा के आसमान पे तारों के आसपास, ले जा के आसमान पे तारों के आसपास अमेरिका को गिराएगी 21वीं सदी। और आज वही हो रहा है, धीरे धीरे करके अमेरिका पतन की तरफ जा रहा है। ले जाके आसमान पे तारों के आसपास अमेरिका को गिराएगी 21वीं सदी, और फिर से खुदा बनाएगा कोई नया जहां, फिर से खुदा बनाएगा कोई नया जहां, दुनिया को यूं मिटाएगी 21वीं सदी। और फिर मक्ता था इसका कि कंप्यूटरों से गज़लें लिखेंगे बशीर बद्र। आज शायरी कंप्यूटर पे डायरेक्ट की जाती है, कागज़ पे नहीं उतारी जाती है, सीधा स्क्रीन पे महफूज की जाती कंप्यूटर के। कंप्यूटरों से गज़लें लिखेंगे बशीर बद्र, और गालिब को भूल जाएगी 21वीं सदी। देखिए क्या शेर उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने ये एक शेर कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी हो ये सच है, चूँकि आसान लबों लहजे की शायरी करते थे। तुम मेरी ज़िंदगी हो ये सच है, ज़िंदगी का मगर भरोसा क्या। उनकी एक गज़ल थी, और वो गज़ल ये थी कि तुम मेरी ज़िंदगी हो ये सच है, ज़िंदगी का मगर भरोसा क्या, और जो ना आदाबे दुश्मनी जाने, दोस्ती का उसे सलीका क्या। और सब हैं किरदार इस कहानी के, वरना शैतान क्या फरिश्ता क्या। और जानकर हम बशीर बद्र हुए, इसमें तकदीर का नविस्ता क्या। नविस्ता यानी लिखा हुआ, तकदीर का लिखा हुआ क्या है, ये तो हमने जान के किया। जानकर हम बशीर बद्र हुए, इसमें तकदीर का नविस्ता क्या। तो उनका ये जो मतलब था इस गज़ल का, तुम मेरी ज़िंदगी हो ये सच है, ज़िंदगी का मगर भरोसा क्या। तो एक गज़ल मैंने भी कही थी जो बहुत मकबूल हुई गज़ल, ख़याल, यहीं से मैंने मुतासर होकर, बशीर बद्र साहब के इस ख़याल से मुतासर होकर वो गज़ल कही थी। और उसका रदीफ काफ़ी अलग है, मैंने बदल दिया सब कुछ, कि तुम मेरी ज़िंदगी हो ये सच है, ज़िंदगी का मगर भरोसा क्या है। ये तो बशीर बद्र साहब का शेर है। और मैंने कहा था कि तुझे सोचा था अपनी उम्र दे दूँ, तुझे सोचा था अपनी उम्र दे दूँ, मगर ये उम्र भी तो मुख्तसर है। यानी छोटी सी उम्र है, मैं तुझे क्या नजराना पेश करूं, दुआ अगर दूं कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, आमतौर पे यही कहा जाता। तुझे सोचा था अपनी उम्र दे दूं, मगर ये उम्र भी तो मुख्तसर है। और मैंने ये शेर कह के उनको पहली बार पहल ये शेर, ये गज़ल उन्हीं को सुनाई थी, और ये कह भी दिया था कि आपकी वो गज़ल है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो ये सच है, ज़िंदगी का मगर भरोसा क्या। कलें जो बहुत से शायर चरबा सरका करते हैं शेरों का, लेकिन तुमने बिल्कुल नए सलीक़े से किया। अगर तुम ये नहीं बताते तो मैं भी नहीं समझ पाता कि ये मेरी शायरी से लिया गया ख़याल है। तो ये उनकी खूबी थी शायरी की। और मैंने क्या, बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया इसका। और एक उनकी देखिए गज़ल के शेर हैं, बिल्कुल नए अंदाज में नए लफ्ज़ लेके आए हैं, वो नया डिक्शन है गज़ल में, कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। अब बताइए, रिबन को गज़ल का लफ्ज़ बना दिया। कोई फूल धूप की पत्तियों, धूप की पत्तियाँ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। वो जिसे ले गई है हवा, जिसे ले गई है अभी हवा, वो वरक़ था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ। और कई मील रेत को काट कर कोई मौज फूल खिला गई, कोई पेड़ प्यास से मर रहा नदी के पास खड़ा हुआ। और वही ख़त के जिस पे जगह जगह दो महकते होंठों के चांद थे, किसी भूले बिसरे से ताक पर तहे गर्द होगा दबा हुआ। और वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है और वही लॉन भी, मगर इस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। जो आजकल शहरों में हो रहा है कि दरख्तों को काट के कमरे बना लिए जाते हैं, घर बना लिया जाता है। वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है और वही लॉन भी, मगर इस दरीचे से पूछना वो दरख्त अनार का क्या हुआ। तो ये बशीर बद्र साहब की शायरी खूबी थी। ऐसे बेशुमार शेर हैं जो मैं सुना सकता हूँ आपको, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने और बहुत कुछ सुना होगा और आगे भी सुनेंगे, इसलिए मैं तो केवल ये बताना चाहता कि नफ़रती शायरी कभी उन्होंने नहीं की। भाभी डॉक्टर राहत बद्र जो हैं
उन्होंने डॉक्टर बशीर बद्र साहब को, जैसे मैंने बताया था कि 1987 के दंगों के बाद जब वो भोपाल आए और फिर वो उनसे जुड़े और फिर तब से आज तक इतनी नज़दीक का सिलसिला उनका, दोनों का इतनी मोहब्बत दोनों के अंदर है और वो हमेशा उनके आसपास ही रहा करती थीं और आज भी आखिरी वक्त तक उनको उनके शेर याद दिलाती थीं। मतलब उनका एक ही मकसद था ज़िंदगी का कि डॉक्टर साहब के प्रति समर्पण, और ये किया उन्होंने, डॉक्टर राहत साहिबा ने, मेरी भाभी जी ने। तो ये 2007 के लगभग की उसी समय की बात है। मैं फ़ोन उनको किया करता था, मैं बशीर बद्र साहब को फ़ोन किया, रूटीन कॉल थी और फिर इधर उधर की तमाम गुफ्तगू शुरू हो जाती थी तो लंबी चलती थी बात। तो डॉक्टर राहत जो हैं भाभी जी, वो भी वहीं पर थीं। तो भाभी जी ने फ़ोन ले लिया और मुझे बताया कि आज तुम्हारे डॉक्टर साहब का यौम पैदाइश है, यानी हैप्पी बर्थडे का दिन है आज उनका। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको मुबारकबाद दी। फिर मैंने भी उन्हें बताया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आज मेरी शादी की सालगिरह है 15 फरवरी, और जो आपका हैप्पी बर्थडे है वही मेरी शादी की सालगिरह है। पता नहीं उन्होंने याद कर लिया, कहीं लिख के रख लिया कि उसके बाद कुछ सालों तक वो मुझे, चूँकि उनका हैप्पी बर्थडे था तो भूल तो सकते नहीं थे वो उस दिन को, तो मुझे भी मैं उनको विश करता था क्योंकि मैंने भी याद करके रख लिया था, नोट करके रख लिया था। और वो मुझे बधाई देते थे शादी की सालगिरह की और मैं उन्हें बधाई देता था जन्मदिन का, जो जब तक डिमेंशिया उन्हें नहीं हुआ तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन डिमेंशिया ने सब कुछ भुला दिया उनका। और फिर मैंने तो बाद में ये हुआ कि मैं उन्हें फ़ोन करता था तो भाभी जी संकोच में रहती थीं कि डॉक्टरों ने मना किया था कि इनको ज़्यादा इस तरह के कॉन्टैक्ट्स वगैरह फ़ोन पे इनको दूर रखो, मुशायरों से दूर रखो। तो वो बड़ा सलीके से कह देती थी भैया अभी सो रहे हैं फलां। मैं समझ जाता था और कभी कभी उन्हें खुद लगता था कि यार 2-3 बार ये फ़ोन कर चुका और मैंने बात नहीं कराई, तो नहीं भैया वो जाग रहे हैं, मैं अभी बात कराती हूँ आपकी। तो वो बात भी करा देती थी। तो ऐसे ही हमारी भाभी जी डॉक्टर राहत बद्र साहिबा, जिन्होंने बशीर बद्र साहब को वाकई बहुत संभल दिया। जैसे कि सायरा बानो ने दिलीप कुमार को संभाल के रखा था, उनको भी अल्जाइमर हो गया था। डिमेंशिया और अल्जाइमर दोनों एक सी बीमारियां हैं, लगभग मिलते जुलती, नाम का ही फ़र्क है। वो भूलने की बीमारी है ये भी। तो जो एक ज़िंदगी के एक बहुत बड़े तवील अरसे में सायरा बानो जी ने दिलीप साहब को सांत्वना दी, उनको संभाला, उनको दिलासे दिए। उनकी ज़िंदगी से मायूसी उनको होने लगी थी, वो सब उनको निकाला बाहर, उनको प्रोग्रामों में ले जाती थी, साथ जाती थी। यही हमारी भाभी जी ने किया, डॉक्टर राहत बद्र ने। और बाद में तो फिर वो इस लायक हो गए थे कि बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने, तो वो सब संभव नहीं था। लेकिन जब तक मुमकिन रहा तो उन्होंने ये सब किया। तो मैं इस दूसरे पार्ट में उनको और आप सभी को भी ये कहता हूँ कि भाभी जी इतनी अच्छी भाभी हमारी कि जिन्होंने डॉक्टर बशीर बद्र साहब को, इतने बड़े फ़नकार को संभाल के रखा, उनकी विरासत को संभाल के रखा, उनकी शायरी को संभाल के रखा, उन्हें प्रेरित किया नया नया कहने के लिए। उनके लिए भी आप ज़रूर दुआ कीजिए, भाभी श्री के लिए। सिरमौर शायरी के जो हर अंजुमन के सत्र, हम आप क्या है सब करें जिनकी गज़ल की कद्र है, जिनके ज़िक्र खैर से इन महफ़िलों में नूर, उस शख्सियत का नाम है अंजुम बशीर बद्र।